अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री फॉर यू पे हम एक नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द पंजाब लाइक सरगोदा यूनिवर्सिटी है, जीसीयूएफ है, बीजेडयू है और इसी तरह की दीगर यूनिवर्सिटीज़ में बीएस केमिस्ट्री की जो लास्ट सेमेस्टर है स्पेशलाइजेशन का, उसमें स्टैटिस्टिक्स का कुछ पार्ट जो है आपको पढ़ाया जाता है। तो इस सीरीज़ में इंशाल्लाह ताला हम इस पार्ट को जो स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के जहन में ये होता है कि आखिर केमिस्ट्री में स्टैटिस्टिक्स का क्या काम है। तो हम इस सवाल का जवाब जानेंगे कि व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स इन केमिस्ट्री और उसके बाद हम अपना आज का मेन चैप्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी का उसको जो है स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। The combined study of four methods used to collect, arrange, analyze and interpret numerical data to make decision in confusion of uncertainty is called statistics। तो प्यारे बच्चों, हमें हमारी डेली लाइफ में या एज अ स्पेशलिस्ट अगर आप केमिस्ट की बात कर लें तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या डिफरेंट रिसर्च वर्क करते हैं। तो उसके अंदर बाद का जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें हमें इन अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है। यानी हम पूरे एतमाद के साथ या पूरे यकीन के साथ ये नहीं बता सकते कि अगर मैं कोई ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो इसका जो आंसर होगा वो 100% ये होगा। कभी भी किसी चीज़ में 100% जो है सर्टेनिटी नहीं हो सकती। तो अगर आपको अनसर्टेनिटी की इस कन्फ्यूजन को दूर करना है, यानी अपनी गैर यकीनी सूरत हाल को आपको जो है यकीन की तरफ लेके जाना है, तो उसके लिए आपको जो है 4 मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाते हैं। पहला जो है वो ये होता है जी कलेक्ट। मतलब आपने अगर जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके रिलेटेड आप सबसे पहले क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप उसको अरेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स या किसी भी सूरत में आप उस सब तमाम इंफॉर्मेशन को जो है वो अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद आप उसका एनालिसिस करते हैं, यानी अगर किस रेशो के साथ जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। लाइक सपोज आपने जो है सॉल्यूशंस बना रखे हैं एज अ केमिस्ट, तो आप ये चेक करते हैं कि अगर वाटर और मेथनॉल का अगर आपने सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है तो इसकी अगर इतनी मोलैरिटी है, उसकी इतनी मोलैरिटी है, इतनी कंसंट्रेशन में ये लिया है, दूसरी कंसंट्रेशन में ये लिया है, तो इन कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पैदा हो रहा है आप उससे एनालिसिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है एंड पर क्या आती है जी, इंटरप्रिटेशन। कि आपने जो अपना तमाम डाटा कलेक्ट किया, उसको जो है अरेंज किया, उसके बाद उससे एनालिसिस किया और एंड पर आप उसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट। प्यारे बच्चों, अगर मैं इंटरप्रिटेशन की जो डेफिनेशन की बात करूं तो वो ये है, द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग। ठीक है, कि एनालिसिस आपने कर लिया, एनालिसिस करने के बाद आप उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी आपने जो डाटा इकट्ठा किया है उसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी जो एनालिसिस आपने किया उसकी बेस पे आप एक रिजल्ट बनाएंगे और उस रिजल्ट को जो है वो आप अपने जो व्यूअर्स हैं उनके सामने जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये 4 मेथड इस्तेमाल करके आप जो है एक्सप्लेनेशन करने के बाद अपने जो जिनके सामने आपने एक्सप्लेन किया है, व्यूअर्स हैं या सामीन हैं, उनसे आप जो है उस अपनी रिसर्च के बारे में जो है कमेंट्स ले सकते हैं। उसके अंदर कोई खामियां हैं, उसके अंदर जो सक्सेसफुल मटेरियल है उसको देखते हुए आप अपनी रिसर्च को जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे बना सकते हैं। तो अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट है, ये तो मैंने आपको केमिस्ट्री के रिलेटेड बताया, डिफरेंट फील्ड्स के रिलेटेड, बायोलॉजिकल से रिलेटेड हो जाए, फिजिक्स से रिलेटेड हो जाए, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में अगर वहाँ पे जो है कंफ्यूजन ऑफ अनसर्टेनिटी है, मतलब वहाँ पे आप 100% कामलियत के साथ ये नहीं कह सकते कि आपका जवाब जो है वो
बिल्कुल ठीक है। अगर वहाँ पे कोई ना कोई अनसर्टेनिटी है, आप गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला है, तो उसको दूर करने के लिए आप 4 मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अरेंजमेंट, उसके बाद एनालिसिस और बाद में आप क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन। तो इन 4 मेथड्स का इस्तेमाल अनसर्टेनिटी की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जिस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो ये थी इसकी छोटी सी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाई वी हैव टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स इन केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर केमिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री आप जानते हैं डील्स विद द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस या सैंपल। कि आपको कोई भी अगर कोई सैंपल दिया जाता है तो उसका आप एनालिसिस करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस लिहाज से देखते हैं, कहते हैं रिजल्ट ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। आप जानते हैं कि जब भी आप एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है केमिस्ट्री लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो किस फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में होता है। और उसी न्यूमेरिकल डाटा को आप जो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके, जो मैंने अभी आपको 4 बताए, क्या सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा को आप कलेक्ट करते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, उसके बाद आप उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी आप उसके रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस को बताते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें जो 4 मेथड जो है स्टैटिस्टिक्स के वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। या मैं अगर ये कहूँ कि स्टैटिस्टिक्स के उन 4 मेथड को इस्तेमाल ना किया जाए तो आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आप उसको जो है अच्छे तरीके से जो इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएंगे, किसी को दिखा ही नहीं पाएंगे। तो अगर जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपने रिजल्ट्स आप शो करवाते हैं, और अगर रिजल्ट शो करवाने हैं उनके लिए आपको इन 4 मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि विदाउट स्टैटिस्टिक्स रिसर्च वर्क कैन नॉट बी डन गुडली। स्टैटिस्टिक्स टेबल्स आर यूजफुल व्हेन वी हैव टू शो आवर रिजल्ट इन टेबुलर फॉर्म। उसके लिए मीन, मीडियन, फ्रीक्वेंसी, टैली नंबर, वेरिएंस, etc आर यूज्ड। यानी जब आप रिसर्च वर्क करते हैं, यानी अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दूं टैबलेट की, अगर आपने एक टैबलेट जो है ये मेडिसिन या ड्रग बनाई है और आप उसके लिए रिसर्च वर्क करते हैं, एक्चुअली बात ये है कि अभी जैसे ही आप एमफिल के लिए जाते हैं वहां पर आपको रिसर्च वर्क करना पड़ता है और उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको यहाँ स्पेशलाइजेशन के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स की बेसिक्स हैं वो यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। अब जब भी आप रिसर्च वर्क करते हैं, एग्जांपल के तौर पे एक आपने ड्रग बनाई है, मेडिसिन जो है लेबोरेटरी में प्रिपेयर की है, और आप रिसर्च करते हैं कि ये टैबलेट कितने नंबर ऑफ पीपल पे किस तरीके से अफेक्ट करती है, तो आप जब भी वो रिसर्च वर्क करेंगे और अपना जो रिजल्ट है उस रिसर्च वर्क का, वो अगर आप टेबुलर फॉर्म यानी टेबल्स की फॉर्म में बनाना चाहेंगे तो उस वक्त जो स्टैटिस्टिक्स के टेबल्स हैं वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिनमें आगे हम जाके नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं, जो है मीडियन होता है, मीन होता है, टैली नंबर्स होते हैं, उसके साथ साथ वेरिएंस होता है कि किस तरीके से डिफरेंट पीपल्स पे या अगर आप डिफरेंट एनिमल्स पे उस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं तो डिफरेंट पॉपुलेशन में या डिफरेंट स्पीशीज में वो किस तरीके से अपना इफेक्ट शो करती है। तो जो इफेक्ट की उसकी वेरिएंस है, इसमें इतने परसेंट हो रहा है, इसमें इतने परसेंट हो रहा है, तो ये तमाम रिसर्च वर्क से रिलेटेड जो आप डाटा बनाते हैं वो किसके थ्रू बनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बेसिक्स को इस्तेमाल करके। उसमें आप वेरिएंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं और जो स्टैटिस्टिक्स के टेबल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क या रिसर्च वर्क स्टैटिस्टिक्स के बगैर बिल्कुल भी अच्छा या बेहतरीन तौर पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि आपको जो इधर स्पेशलाइजेशन के आखिरी सेमेस्टर्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है। तो आखिरी इम्पोर्टेंट बात जो स्टैटिस्टिक्स की केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंस को जाहिर करती है वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल ये है कि जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टूडेंट जब लेबोरेटरी वर्क में जाते हैं या इंडस्ट्रीज में जाते हैं और वहां पर आपको पता है कमर्शियल स्केल पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो वहां पे तैयार की जाती है, और जब एक कंपनी या कोई इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्ट्स बनाती है और उस प्रोडक्ट को जो है सेल करती है, तो जो बायर्स होते हैं जो उन प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो
एक्चुअली उस तमाम प्रोडक्ट्स में से एक सैंपल को देखते हैं और उस सैंपल की क्वालिटी को चेक करते हैं, और उस सैंपल की क्वालिटी को चेक करने के बाद वो ये फैसला करते हैं कि हमने इस तमाम प्रोडक्ट को खरीदना है या फिर इसको रिजेक्ट करना है। यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन आइदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ग्रुप ऑफ गुड्स और सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन द क्वालिटी फाउंड इन अ सैंपल। के जो बायर्स हैं वो क्या करते हैं, पहले सैंपल को देखते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, तो क्वालिटी के सैंपल की क्वालिटी को बुनियाद बनाकर वो ये फैसला करते हैं, वो प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। ये आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वो देखते हैं कि अगर इस सैंपल के अंदर इस चीज़ की जो कंसंट्रेशन है वो इतनी है तो पूरी प्रोडक्ट्स में उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के बाद ये फैसला करते हैं कि उन्होंने ये जो ग्रुप ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपको वो कंपनी ऑफर कर रही है वो खरीदनी है या फिर उसको रिजेक्ट करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का किरदार जो है वो केमिस्ट्री, स्पेशली इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री, कितना ज़्यादा है, और क्योंकि इसने रिसर्च वर्क में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना होता है इसलिए आपको जो है ये फाइनल सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम आज अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को देखते हैं कि आखिर प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए प्यारे बच्चों आपको एक छोटा सा कंसेप्ट ये समझना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी क्या होती है। यानी अनसर्टेनिटी का अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो मतलब गैर यकीनी सूरत हाल, यानी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपको 100% यकीन ना हो। तो आप जानते हैं इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वाहिद ऐसी ज़ात है जिसके अंदर किसी भी चीज़ की कोई खामी या कमी या कोई शक वो जो है मौजूद नहीं है। ठीक है, अब अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई भी चीज़ जो है या कोई रिसर्च वगैरह करते हैं या कोई भी हम ट्रायल लेते हैं या कोई भी चीज़ हम जो है काम परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर 100% कामलियत कभी भी नहीं हो सकती। वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक ज़रूर मौजूद होता है, या हम उसे कहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई अनसर्टेनिटी ज़रूर मौजूद होती है। अब ये तो मैंने बात की आपको थ्योरेटिकल वे में कि वहाँ पे कोई जो है अनसर्टेनिटी की कैफियत हो सकती है, ठीक है, या गैर यकीनी सूरत हाल हो सकती है। अब अगर मैं इसी बात को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर दूँ, यानी डाटा के फॉर्म में लेके आ जाऊँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। यानी अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। यानी किसी भी काम में या किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर अनसर्टेनिटी है और अगर आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में लेके आ जाते हैं, क्वांटिटेटिवली मेजर कर रहे हैं, तो उसे आप क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीव इन अ पार्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम, कि आपके सामने एक प्रॉब्लम है या कोई मसला है, ठीक है, या कोई स्टेटमेंट आपने कहीं से सुनी है ख़ास, तो उसके अंदर आप कितना एतमाद रखते हैं या किस हद तक आप उस पर यकीन रखते हैं। देखिए उसी का उलट हो गया ना, अगर गैर यकीन है, यकीनी सूरत हाल है, या आप उस पर एतमाद नहीं रखते, उसकी मेजरमेंट को भी, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को भी आप क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी। और अगर किसी स्टेटमेंट पे आप जिस हद तक बिलीव रखते हैं, जिस हद तक यकीन रखते हैं, उसकी क्वांटिटेटिव मेजर को भी क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जो है द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। यानी क्या बात ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है ना, किसी भी इवेंट के अकर होने के जो चांसेस हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। यानी आपने लेट्स सपोज एक कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, आप उसके अंदर 100 आप चाहते हैं कि हेड आए, ठीक है, आप 100% कभी भी ये नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा, यानी उसके अंदर कोई ना कोई अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि 100% यकीन के साथ कि उसमें हेड ही आएगा। अब क्योंकि उसके अंदर अनसर्टेनिटी मौजूद है, और ये तो थी बात में, अगर मैं इसी बात को कन्वर्ट कर दूं न्यूमेरिकल डाटा में, लाइक सपोज मैं कहूँगा कि इसमें हेड के आने के चांसेस कितने होंगे, 1/2, ठीक है, या 50% चांसेस होंगे। अगर मैं सादा अल्फाज में बात करूं, मैंने एक कॉइन को उछाला और मैंने कहा जी हेड आएगा। अब हेड आने के चांसेस कितने हैं जी,
50% और टेल आने के चांसेस भी कितने हैं 50%। तो इसे मैं क्या करता हूँ, मैंने किसी चीज़ की अनसर्टेनिटी को या किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस को मैंने क्वांटिटेटिवली मेजर किया, यानी 50% कह दिया या 1/2 कह दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। कि अनसर्टेनिटी को या किसी भी बात में डिग्री ऑफ बिलीफ को या किसी भी इवेंट के अकर होने के चांसेस को आप क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और एक ख़ास बात ये है प्यारे बच्चों कि जब तक कोई इवेंट नहीं ना होता तब तक प्रोबेबिलिटी का तसव्वुर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई इवेंट आप करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। उसके बाद डेफिनेशन है जी एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट तजर्बा, आप जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं तो आप बेहतर तौर पे जानते हैं तजर्बा क्यों किया जाता है। आप क्या करते हैं लेबॉर्ट्री में, टाइट्रेशंस करते हैं। क्यों करते हैं? आप वॉल्यूम चेक करते हैं जी। एक अननोन चीज़ को जानने के लिए जो भी एक्शन आप परफॉर्म करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। An action performed under the same condition to know an unknown effect is called experiment। कि एक ऐसी बात को जानने के लिए जो अननोन है आपके लिए, उसको जानने के लिए आप जो भी एक्शन अंडर द सेम कंडीशन परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की प्यारे बच्चों दो टाइप्स होती हैं, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट और एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी? An experiment which produces different results even though it is repeated under the similar condition। कि एक ही जैसी कंडीशन में एक एक्सपेरिमेंट को आप बार बार दोहरा रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है जी? आपको डिफरेंट रिजल्ट्स दे रहा है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक कॉइन को आप टास्क कर रहे हैं, एक बार टास्क किया हेड आया, दूसरी बार टास्क किया टेल आया, तीसरी बार टास्क किया हेड आया, चौथी बार टास्क किया टेल आया। यानी आप सेम कंडीशन में उसी जगह पे खड़े हैं, उसी जगह पे कॉइन को बार बार टास्क कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन हर बार उसका रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है? डिफरेंट। तो सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की, वो रोलिंग अ डाइस एंड टॉसिंग अ कॉइन आर क्लासिकल एग्जांपल। वही बात है, अभी मैंने टॉसिंग ऑफ कॉइन आपको बताई है। दूसरी एग्जांपल क्या है जी? रोलिंग अ डाइस, यानी लूडो के दाने को जब आप रोल करते हैं तो कभी 1 आ जाता है, कभी 6 आ जाता है, कभी 4 आ जाता है। सेम कंडीशन में आप उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपके पास क्या आ रहे हैं? डिफरेंट। तो सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है जी आउटकम की। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। यानी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, आपने लेट्स सपोज लूडो का दाना फेंका है या आपने कॉइन को टास्क किया है, पहली बार हेड आया है, देन हेड इज कॉल्ड आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यानी जो रिजल्ट आपके एक्सपेरिमेंट में आएगा उसे आप क्या बोलते हो? आउटकम। देयर आर एटलीस्ट 2 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल, सक्सेस एंड फेलियर। देखिए सिंपल सी बात है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने कॉइन को टास्क किया, आप चाहते थे कि हेड आए। अगर तो हेड आ जाता है तो आप क्या हो जाएंगे? सक्सेसफुल हो जाएंगे, कामयाब। और अगर टेल आ जाता है फिर आप क्या हो जाएंगे? नाकाम, फेलियर। तो कोई भी आउटकम जो है वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो सक्सेस हो सकती है या तो फिर वो क्या हो सकती है? फेलियर। और सक्सेस वो आउटकम होती है जो आप चाहते हैं, दैट वी वांट, एंड द फेलियर इज़ दैट आउटकम दैट वी डू नॉट वांट। तो जो चीज़ अगर आप चाहते हैं आउटकम में, अगर वो आ जाती है तो वो आउटकम क्या कहलाएगी? सक्सेसर। और अगर वो जो आप आउटकम में चाहते हैं वो नहीं आता, देन इट्स कॉल्ड फेलियर। एग्जाम्पल है जी, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, जो है द अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल इज कॉल्ड आउटकम्स। ये आउटकम्स की एग्जाम्पल है कि जब आप जो है कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, हेड आ जाता है या टेल आ जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है? आउटकम। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्यारे बच्चों जी सैम्पल स्पेस की। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। यानी आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, आपने एक कॉइन को या 2 कॉइन को जो है टॉस करते रहे हैं और उससे डिफरेंट आउटकम आती रही हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट की जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, अगर आप उनका एक सेट बना दें तो उस सेट को आप क्या बोलते हैं? सैम्पल स्पेस। ठीक है, आगे मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको बेहतर तौर पे समझ आ सके। एंड इट इज़ यूजुअली डोनेटेड बाय एस, और सैम्पल स्पेस को आप जो है एस के साथ डोनेट करते हैं। नेक्स्ट जो है प्यारे बच्चों, इसकी एग्जांपल की बात करें टॉसिंग अ कॉइन, कि अगर मैं एक कॉइन को एक ही मरतबा टॉस करता हूँ, ठीक है, मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें क्या क्या आ सकता है? या तो एक बार हेड आ सकता है या फिर टेल। तो 2 ही आउटकम है, मैंने उन दोनों आउटकम का एक सेट बना दिया, दिस इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अगर हम एक कॉइन को 2 मरतबा टॉस करते हैं तो उसके लिए हम उसकी सैम्पल स्पेस किस तरीके से बनाएंगे या किस फार्मूले से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है कि सैम्पल स्पेस बराबर है फेसिस ऑफ कॉइन्स, पावर आपने लेनी है नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ ट्रायल्स। यानी देखें, अगर आप एक कॉइन को 2 मरतबा टॉस करवाते हैं या 2 कॉइन्स को 1 मरतबा टॉस करवाते हैं तो इनकी सैम्पल स्पेस क्या आएगी, सेम आएगी। नहीं समझ आई? दोबारा सुने कि अगर आप एक कॉइन को 2 मरतबा टॉस करवाएं, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स आप कितने लें, 2, या फिर 2 कॉइन्स को आप एक दफ़ा टॉस करवाएं तो तब दोनों की जो सैम्पल स्पेस है वो क्या बनती है, सेम बनती है। और सैम्पल स्पेस में कौन कौन सी आउटकम्स आती हैं उनको निकालने के लिए आप क्या फार्मूला लगाते हैं, फेसिस ऑफ कॉइन, पावर क्या लेनी है, नंबर ऑफ कॉइन्स या फिर नंबर ऑफ ट्रायल। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, वो यू टॉस अ कॉइन 2 टाइम्स, कि एक कॉइन को आपने 2 मरतबा टॉस किया, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने लिए हैं, 2। ठीक है, तो कॉइन के फेसिस कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 2। इसकी पावर हम क्या लेंगे, 2, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे, 2। तो हमारे पास कितनी आउटकम्स आएंगी, 4। और वो 4 आउटकम्स क्या क्या आ सकती हैं, देखिए दोनों बार या तो हेड आ सकता है या फिर एक बार हेड और दूसरे पे टेल। फिर क्या आ सकता है, पहली बार टेल, दूसरी बार हेड या फिर दोनों बार टेल। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट है जी, अगर इफ़ वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, कि अगर हम एक कॉइन को जो है 3 मरतबा टॉस करवाते हैं तो ठीक है, फेसिस ऑफ कॉइन कितने होते हैं, 2, और ट्रायल्स कितने हैं जी, 3। 2 की पावर 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 8, आपके पास 8 आउटकम्स आएंगी। तो 8 आउटकम्स निकालने के लिए जो आपके पास प्यारे बच्चों फार्मूला है वो आपने क्या करना है, ये देखें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 8 को 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 4। ठीक है, तो पहली लाइन में आपने क्या लिख लेना है, 4 हेड और 4 टेल। ठीक है, उसके बाद ये 4 आया था आंसर, इसको 2 पे डिवाइड करो, आप क्या जवाब आएगा, 2। आपने क्या करना है, 2 हेड 2 टेल लिखते हैं, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। फिर आप इस 2 को 2 पर डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 1। आपने क्या करना है, 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। इस तरीके से आपके पास जब आप एक कॉइन को टॉस करवाते हैं 3 दफ़ा तो आपके पास आउटकम्स बनाने का ये आपके पास सीधा सा फार्मूला है। सबसे पहले 8 को 2 पे डिवाइड करो, क्योंकि 8 आउटकम्स है ना, 2 पे डिवाइड करो, 4 आएगा, 4 हेड लिख लो, 4 टेल लिख लो। फिर 4 को 2 पे डिवाइड करो, 2 आया, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। फिर 2 को 2 पे डिवाइड करो, 1 आया, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो इसकी इस तरीके से आपके पास ये आउटकम्स बन जाएंगी। ठीक होगी बात? तो ये आपके पास इसकी सैम्पल स्पेस बन जाएगी, इसमें ये तमाम जो है 8 आउटकम्स आ जाएंगी। अब अगर मैं छोटा सा एक सवाल जो है वो पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एंड 1 टेल, यानी आपने एक कॉइन को टास्क करवाया है 3 दफ़ा, तो आप बताएं कि इसमें ऐसी आउटकम्स बताएं जिनमें 2 हेड हो और 1 टेल हो। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस। यानी आपने पहले वो आउटकम्स देखनी है जो उसने पूछी हैं आपसे। ठीक है, उनके नंबर को आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पर। तो अगर आप देखें ना, जिसमें 2 हेड और 1 टेल हो, तो ये हेड हेड टेल, एक ये है, ठीक है, उसके बाद एक ये है और उसके बाद जो है एक ये है। तो 3 आउटकम्स ऐसी हैं जिनके अंदर 2 हेड और 1 टेल है। तो उसके बाद लिए आप नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स कितनी है, 3, और टोटल कितनी थी, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एंड 1 टेल कितनी आ जाएगी आपके पास, 3/8। ठीक होगी बात? नेक्स्ट प्यारे बच्चों, सैम्पल स्पेस की बात कर रहे थे, हम बात करते हैं रोलिंग अ डाइस की, कि अगर आप एक डायल जो है लूडो का दाना जो है डाइस, उसको रोल करते हैं तो आपके पास सैम्पल स्पेस किस तरीके की आएगी। तो व्हेन वी रोल अ डाइस 2 टाइम्स, ठीक है, जब आप पहली बात यह है कि अगर आप एक जो लूडो का दाना है उसको एक बार जो है रोल करवाएंगे तो उसके लिए फार्मूला वही है, फेसिस ऑफ डाइस, पावर क्या है जी, नंबर ऑफ डाइसिस या नंबर ऑफ ट्रायल। तो अगर आप एक डाइस को एक ही बार रोल करवाते हैं, 6 की पावर क्या आएगी, 1, क्योंकि 6 फेसिस होते हैं ना डाइस के। तो इसके लिए आपके पास जो है कितनी आउटकम्स आएंगी, 6, और वो कौन कौन सी होनी है, सैम्पल स्पेस उसकी क्या बनेगी, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6। तो जब आप एक डाइस को एक मरतबा जो है वो रोल करवाएंगे तो फेसिस ऑफ डाइस कितने हुए, 6, पावर कितनी हुई, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना था, 1। तो 6 आउटकम्स आएंगी, उनकी सैम्पल स्पेस क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से कोई ना कोई आ सकती है। तो इसी तरीके से अगर आप जो है एक डाइस को 2 मरतबा रोल करवाते हैं, ठीक है, फेसिस ऑफ कॉइन कितने हैं, 6, ट्रायल कितने थे, 2, 6 ज़रब 6 कितना हो गया, 36 आउटकम्स। 36 आउटकम्स आपके पास कुछ इस तरीके से बनेंगी। तो पहले आपने क्या करना है, 1 लेना है, उसके साथ
जो है 6 तक गिनती को पूरा कर लेना है। 1 के बाद 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। इसी तरह 2 लेना है, उसके साथ 1 से लेकर 6 तक गिनती पूरी करनी है। 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ। तो ये आपके पास जब आप एक डाइस को 2 मरतबा रोल करवाते हैं तो आपके पास सैम्पल स्पेस जी कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, अब वही फार्मूला है कि आपको लेट्स सपोज किसी इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहता है तो उसका फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, यानी सैम्पल स्पेस में जितनी आउटकम्स हैं टोटल, और नंबर ऑफ डिजायर्ड जो आपके पास वो ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं जी। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन इफ बोथ फेसेस आर द सेम। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जब आपने 2 डाइसेस को थ्रो किया है और दोनों फेस जो है वो क्या है, सेम। तो पहली बात तो आपने ये देखनी है कि इसके लिए सैंपल स्पेस कौन सी बनेगी। अब क्योंकि उसने 2 डाइसेस को थ्रोन किया है प्यारे बच्चों, तो इसके लिए फार्मूला लगेगा 6 की पावर 2, क्योंकि नंबर ऑफ डाइसेस कितने हैं, 2। तो जब आपके पास कितनी आउटकम आएंगी, 36 सैंपल स्पेस ये बनेगी। अब पूछ वो क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब बोथ फेसेस क्या हो, सेम हो। बोथ फेसेस सेम का मतलब है दोनों डिजिट सेम हो, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये ऐसी आउटकम्स हैं जिनके अंदर दोनों फेसेस क्या हैं, सेम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ जाएगी आपके पास, फार्मूला आप यही लगाएंगे एन ऑफ ए, फार्मूला आप लगाएंगे एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ ए कितनी है, ये 6 आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और टोटल कितनी थी, 36। आप इसको डिवाइड कर दो, 6 6 6 6 36, तो आपके पास 1/6 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन एंड सम ऑफ अपर फेसेस इज 11। के 2 डाइसेस को थ्रो किया है और आप ऐसा जो प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों फेस जो आ रहे हैं उनका सम क्या हो, 11 हो। तो अगर आप प्यारे बच्चों यहाँ गौर करें इस सैम्पल स्पेस के अंदर, ठीक है, तो एक तो ये 5 और 6 किधर गया, ये 5 और 6 इसको आप जब जमा करते हैं तो 11 आंसर आता है आपके पास। इस तरीके से 6 और 5 इसको भी जमा करेंगे तो आपके पास 11 आंसर आएगा। बाकी इनमें से कोई भी ऐसी सैम्पल स्पेस नहीं, आउटकम नहीं है कि जिसके दोनों जो फेसेस हैं उनका सम क्या हो, 11। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है जी, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। तो ये कितनी आउटकम्स निकली हैं, नंबर ऑफ आउटकम 2 है, तो 2 बटा टोटल कितनी है, 36। इसको आप डिवाइड कर लो तो आपके पास 1/18 आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक छोटी सी बात आपने प्यारे बच्चों याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 तक रेंज करती है। 1 से बड़ी कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी आउटकम्स या सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकालो ना आप, वो 1 बनती है। ठीक है, और अंदर से आप जितनी भी आउटकम्स की, अगर आपको जो जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा आप उनके आउटकम्स निकालोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, वो हमेशा 1 से थोड़ी होगी। पूरी सैम्पल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, 1, और जो प्रोबेबिलिटी रेंज करती है वो 0 से 1 के दरमियान करती है। 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ठीक है, या 1 के बराबर भी हो सकती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड सम ऑफ फेसेस विल बी 7। सेम उसी तरीके से है कि आपने एक डाइस जो 2 डाइसेस को थ्रो किया है, ठीक है, और सम ऑफ फेसेस क्या आते हैं जी, 7 आते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर आप इधर देखें तो पहले तो आपने फार्मूला लगाना है, फेसेस ऑफ डाइस कितने हैं, 6, नंबर ऑफ डाइसेस जिनको थ्रो किया 2, 6 की पावर 2, 36 आउटकम्स आएंगी, सैम्पल स्पेस ये वाली बनेगी। पूछता क्या है प्रोबेबिलिटी कि उन दोनों को जमा करें तो कितने जवाब आए आपके पास, 7। तो अगर आप इधर देखें तो ये पहली जो आउटकम है 1 जमा 6 कितना आएगा, 7। इसी तरीके से 5 जमा 2 7, 4 जमा 3 7, 4 जमा 3 7, 5 जमा 2 7 और 6 जमा 1 7। तो ये जो है आपके पास 6 आउटकम्स ऐसी आ रही हैं जिनका सम आप करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो इसके लिए फार्मूला वो क्या है, जैसे मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो क्या है, एन ऑफ बी बटा एन ऑफ एस। आपने क्या लिखना है, 6 आउटकम्स ऐसी निकली हैं, 6/36 बराबर है 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास ये आ गई। और अगर आप इसकी सैम्पल स्पेस बनाएं तो उसमें कौन कौन सी आउटकम्स आएंगी, ये वाली 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6। ठीक होगी बात। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है री फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डॉट्स विल बी ग्रेटर देन 7 व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन। कि 2 डाइसेस थ्रो किए हैं और उन दोनों का जो सम है फेसेस का वो क्या आ रहा है, 7 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, मैं कहता हूँ लेट बी डोनेट द इवेंट व्हेन द सम ऑफ डॉट्स विल बी ग्रेटर देन 7। कि बी एक ऐसा इवेंट है जो ये हमें बताता है कि दोनों फेसेस का जो सम है वो क्या होगा, 7 से बड़ा होगा। तो सबसे पहले तो आपने इसकी वही सैम्पल स्पेस बनानी है। आप अगर गौर करें तो इसने यही कहा है कि व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन, तो 6 की पावर 2 36 आउटकम वही वाली सैम्पल स्पेस बनेगी। उसमें से अब हमने ऐसे आउटकम्स देखनी है कि जिनका सम क्या होगा, 7 से बड़ा होगा। ठीक है,
अब अगर आप यहाँ पे देखें पहली लाइन में प्यारे बच्चों, तो ये 1 जमा 6 ये तो 7 तक आ रही है। हमने कौन सी आउटकम लेनी है, जो 7 से बड़ी हो। तो यहाँ तक भी 7 ही आएगा। इन दो को अगर आप जमा करें ना तो 8 आ रहा है। तो ये पहली आउटकम है जिनका सम जो है वो 7 से बड़ा होगा। इसी तरीके से ये वाली इसमें आ जाएगी, 5 और 3 8, ये भी आ जाएगी। फिर ये और ये, फिर नेक्स्ट जो है एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। ये 5 और 3 8, ये तो 7 ही आएगा इन दोनों को जमा करेंगे तो ये तो आएगी नहीं। उसके बाद ये 6 और 2 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो आई थिंक ये 15 जो है हमारे पास ऐसी नंबर ऑफ आउटकम्स हैं जिनका फेसिस का सम जो है वो 7 से बड़ा है। तो ये क्या आएगा, 15/36 सैम्पल स्पेस आप उनमें से आउटकम्स को लिख दें। फिर वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डॉट्स विल बी स्मॉलर देन 7, ठीक है, व्हेन 2 डाइसेस आर थ्रोन। तो सेम उसी तरीके से कि एक तो आपने ये मिस कर देनी है, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 4 5, क्योंकि उसने कहा 7 से छोटी हो तो ना 7 वाली आएंगी ना 7 से बड़ी वाली आएंगी। पीछे आपके पास ये वाली 15 जो है वो रह जाएंगी, जिनका सम जो है वो क्या होगा, 7 से कम होगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 15/36 और 7 आप सैम्पल स्पेस बना सकते हैं। इसी तरीके से वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 हेड एंड 1 टेल टर्न्स अप व्हेन द टॉस अ कॉइन 3 टाइम। कहता है कि आपने एक जो है कॉइन को जो है 3 मरतबा टॉस करवाया है और आप बताओ कि 2 हेड और 1 टेल जो है वो आता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है। आपने इसी तरीके से फेसेस ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2, और कितने कॉइन को टॉस करवाया है, 3 मरतबा। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कितनी आएंगी, 8 आउटकम्स। उनकी सैम्पल स्पेस ऐसे बनेगी। तो प्यारे बच्चों उसमें से क्या कहता है, 2 हेड और 1 टेल आएंगे। तो देखें आप, ये 2 हेड और 1 टेल, एक ये है और उसके बाद 2 हेड और 1 टेल ये है और उसके बाद 2 हेड और 1 टेल ये है। 3/8 हमारे पास आएगी और ये इसकी क्या होगी, सैंपल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड टर्न्स अप व्हेन वी थ्रो अ कॉइन 3 टाइम्स। कि हम एक कॉइन को 3 मरतबा टॉस करवाते हैं और प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एक हेड जो है उसके अंदर आए, एटलीस्ट 1 हेड। अब इस बात को आपने समझना है, कम से कम एक हेड आए, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है सिर्फ एक हेड वाली लिखनी है, तो वो आपके पास वो कहते हैं जी 1 है जी जिसमें एक ही हेड आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। वो कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक हेड हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो आप अगर आप देखें ना तो इसके अंदर सिर्फ एक ये आउटकम ऐसी है जिसके अंदर तीनों टेल हैं कि कोई हेड नहीं है। इसमें भी एक हेड है, इसमें एक, इसमें 2, इसमें एक, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3। तो बाकी तमाम आउटकम 7 आउटकम्स ऐसी हैं जिनके अंदर एक ना एक हेड मौजूद है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 7/8। क्या आएगा, 7/8, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का अगर आप सिंपल सा एक, हमारे पास आगे लॉ भी आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। कि ऐसी आउटकम की प्रोबेबिलिटी को आप 1 में से माइनस कर दो जिसके अंदर कोई हेड नहीं है। आपको पता है वो कौन सी है, एक ही आउटकम है ना, ये टेल 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 वाली जिसमें कोई हेड नहीं है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड है वो कितनी है आपके पास, 1/8 है ना, ठीक है। एक आउटकम ऐसी है जिसमें कोई हेड नहीं है और टोटल कितनी है, 8। तो अगर आप इसको एक में से माइनस कर दो तो आपके पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसके अंदर कम से कम एक हेड मौजूद है। तो 1 माइनस 1/8 जब आप करेंगे तो आपके पास 7/8 ऐसे भी आंसर आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। तो प्यारे बच्चों ये प्रोबेबिलिटी था। आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो है स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इसका जो है हमारे पास किरदार क्या होता है, कि केमिस्ट्री में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें ये क्यों पढ़ाई जाती है। उसके बाद हमने देखा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।